जय महाकाल। आज मैरिज से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं बिकॉज ये बहुत जनरल प्रॉब्लम है कि लोग शादी करते वक्त सिर्फ गुण मिला के शादी कर लेते हैं। और आजकल आपको पता ही है कि गुण मिलाने के बाद शादी के क्या हाल होते हैं। तो समझते हैं क्यों होते हैं। देखो, पहले आप समझो कि एक पर्सन का नेचर कैसा हो, तो सेकंड पर्सन का नेचर कैसा है। ठीक है, उसका बहुत बड़ा डिफर रहता है। अगर नेचर अंडरस्टैंडिंग बन रही है ना, तो वो आपके प्लानिंग से आपको बता देंगे। जो भी फर्स्ट हाउस का आपका लॉर्ड है और जो राशि है, वहां से आपका नेचर इजीली पता चल जाता है। और ओवर द टाइम आपके एक्सपीरियंस से आपकी जो भी लाइफ आप जियोगे, वो आपको किस तरीके का बना देगी एक पर्सन, या आप अपने एक्सपीरियंस से कैसे एक ह्यूमन बन जाओगे, वो नवमांश का लगन आपको वहाँ की राशि और वहाँ पे बैठा हुआ प्लानिट आपको बता देता है। सो पहले वो भी मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस पर्सन से आपकी शादी हो रही है, वो पर्सन कैसा है, उसका नेचर कैसा है। ठीक है, उसका लग्नेश कौन से एनवायरनमेंट में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है। ठीक है, और आपका नेचर कैसा है। अगर वो बहुत अपोजिट साइड जा रहा है तो चीज़ें बिगड़ सकती है। ठीक है, और दूसरी बात हम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपकी दशा। बिकॉज मैरिज आपकी जिस दशा में हो रही है वो एक साल बाद खत्म हो गई, उसके बाद आने वाली जो दशा है, जिस पर्सन से आपकी शादी हो रही है, वो दशा खराब है। वो मैरिज को कैंसिलेशन दिखा रही है मैरिज का। ठीक है, और भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स दिखा रही है, या उसकी लाइफ उस लेवल पे जाने वाली है जहाँ पे उसको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी है। और दशा छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, तो अभी वो पेशेंस हम लोगों में, आपके पार्टनर में होना बहुत मुश्किल है कि अगर उसकी 10 साल वो दशा चलेगी और 10 साल उसकी दशा में उसके साथ बहुत कुछ अच्छा नहीं होना है, तो शायद जब आपकी शादी होते ही अगर वो दशा लग गई तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में आ सकते हो। ठीक है, तो आप दशा जरूर देखें कि जिस बंदे से आप शादी कर रहे हैं, जिस पर्सन से आपकी शादी हो रही है, मेल फीमेल जो भी है, उनकी उसके बाद दशा कौन सी है, कौन से प्लैनेट्स उनके एक्टिव हो रहे हैं। उसमें मैरिज कैंसिलेशन के चांस है, या कुछ ऐसे चांसेस है जिनसे एक रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहाँ आपको रुकना चाहिए। और भी कुछ चीज़ें होती है देखो जो आपको समझनी चाहिए। कई बारी अगर आपका जो मैरिज का लॉर्ड है, सेवन्थ हाउस का लॉर्ड है, वो सिक्स से रिलेशन बना रहा है, एट्थ से रिलेशन बना रहा है, ट्वेल्थ से रिलेशन बना रहा है, तो भी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अगर सिक्स से रिलेशन बना रहा है तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ शादी करें जो जॉब में है या जो किसी सेवा के साथ जुड़ा हुआ है। अगर एट्थ से रिलेशन बना रहा है तो आप किसी ऐसे पर्सन से शादी कर सकते हैं जो एट्थ हाउस को यूज़ कर रहा हो, एट्थ हाउस से रिलेटेड काम कर रहा हो, लाइक वो एक उनका खुद का बिजनेस हो मैन्युफैक्चरिंग का, या फिर उनकी कोई माइनिंग का कुछ काम हो, या वो हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, या वो एक ऑडिटर हो सकते हैं। ठीक है, रो एजेंट हो सकते हैं, वो एक एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, वो जो सिक्रेटिव काम है। बिकॉज अगर वहाँ पे भी अगर आपने एट्थ हाउस से रिलेटेड जो पर्सन काम नहीं कर रहा उससे मैरिज करी ना, तो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पीड़ा का हाउस भी है। बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट भी है एट्थ हाउस के, पर कुछ नेगेटिव भी बहुत सारे है ही उसके। ठीक है, तो और वो ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, शादी होते ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और मुझे नहीं लगता शादी के बाद उसके लिए एकदम से कोई रेडी होता है। और हम लोगों के पास जब अपॉर्चुनिटीज़ है आज के टाइम में कि हम लोग अपने रिश्ते से बाहर आ सकते हैं ना, तो वो हम करते हैं फिर उसको। ठीक है, ट्वेल्थ हाउस से अगर लॉर्ड है तो आप किसी पर्सन, ऐसे पर्सन से शादी कर सकते हैं जो फॉरेन से हो या आपके घर से बहुत दूर का पर्सन हो, मतलब एक दूर एरिया में रहता हो जहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। लाइक अगर आप दिल्ली से और आप गुजरात में किसी पर्सन से शादी कर रहे हो तो वहाँ पे कल्चर चेंज हो गया पूरा, तो उस पर्सन से आप शादी कर सकते हो। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस जो है ना, वो आपका शयन कक्ष है, आपका बेडरूम। तो अब आपकी उसकी इम्पोर्टेंस तो आप समझ ही सकते हो। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, एक कपल जो है ना अपनी लाइफ का 30 से 33% टाइम जो है अपने बेडरूम में ही गुजारते हैं, एक नॉर्मल पर्सन भी।
अपने लाइफ का 30% टाइम जो है, 30 से 33% टाइम वो अपने बेडरूम में गुजारता है। तो उसकी इम्पोर्टेंस आप समझते हैं कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर 12th हाउस ख़राब है तो प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका बहुत ज़रूरी ध्यान दीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो भी ध्यान रखिएगा। जब भी जिस भी पंडित जी से, एस्ट्रोलॉजर से आप कुंडली मिलवा रहे हो, उनसे बोलिएगा जिस पर्सन की कुंडली आपके साथ मैच हो रही है उसका नवमांश बहुत अच्छे से चेक करें। आपका तो ऑब्वियस वो करेंगे ही, करना ही पड़ेगा, बट अगर सामने वाले का भी नवमांश बहुत अच्छे से चेक करें, बिकॉज हो सकता है राशि चार्ट में सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा हो, ठीक है। और बट जब नवमांश जो है ना वो फाइनल स्टैंपिंग है, अगर नवमांश में वो चीज़ें अच्छी नहीं है तो आपकी राशि चार्ट में जो सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है ना, उसके बाद भी आपको रिजल्ट्स बहुत ख़राब मिलने वाले हैं। नवमांश इज अ मतलब लाइक फाइनल स्टैंपिंग। अगर राशि चार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है और नवमांश में नहीं है ना, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। वो एक छोटे पीरियड के लिए आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट एंड ऑफ द डे सब कुछ ठीक रहने वाला है। बट इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखिए जो जो मैंने आपको बताया है, आप बहुत अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। और जो ये प्रॉब्लम्स मैरिज से रिलेटेड हो रही हैं आजकल, बहुत कोई डिवोर्सेस हो जाते हैं और ये सब हो जाते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। जय महाकाल। और भी कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।